जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो चैप्टर हमारा इस समय चल रहा है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर के हमने आपको ये बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। आज इस वीडियो में हम लोग इस बात पर डिस्कशन करने वाले हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्धारण करते समय अर्थात कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते समय वो कौन कौन से पहलू हैं जिन पर मैनेजर्स का ध्यान केंद्रित होता है। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो भैया, जब कभी किसी भी कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्धारण किया जा रहा होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर आप समझते ही होंगे, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन भी स्रोतों से पूंजी अर्थात फंड का एकत्रीकरण किया जाता है उसको कहा जाता है कैपिटल संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि उनका निर्धारण करने के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो भैया वो 4 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 होता है जिसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नंबर 2 जिसको कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। नंबर 3 कैपिटल गियरिंग रेशियो, गियरिंग रेशियो। नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वो 4 पहलू होते हैं जिन पर ध्यान केंद्रित होता है जब किसी भी कंपनी के लिए पूंजीकरण का निर्धारण किया जा रहा होता है। ठीक है ना। तो अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए, हर एक कंपनी का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं और अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंपनी के रियल ओनर होते हैं। आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूं। देखिए, 3 स्रोत होते हैं किसी भी कंपनी के पास में अपने ओवरऑल फंड को कलेक्ट करने के 3 सोर्स होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना, जिनको इक्विटी शेयर दिए जाते हैं। नंबर 2 होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और नंबर 3 होती है डेट कैपिटल। डेट कैपिटल डिबेंचर्स के इशू करने से आती है या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लोन लेकर के आता है। तो ये 3 स्रोत होते हैं किसी भी कंपनी के पास। लेकिन इसमें जो कंपनी के मालिक हैं वो कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी ओनर्स को वो सेटिस्फाई करे। ठीक, तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए जो पहला काम करती है कंपनी उसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होती क्या है? देखिए, इसके शाब्दिक अर्थ पे मत जाना, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है वो दूसरा है। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, ऑन का मतलब पर, इक्विटी का मतलब समता। और समता की जब बात करेंगे तो समता का मतलब होता है अंश। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश 2 तरीके के अंश होते हैं। तो इसके भैया अब अगर इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो इसका मतलब ये कह रहा है कि कंपनी को अपनी समता पूंजी पर ही व्यवसाय को संचालित करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, जस्ट अपोजिट है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी के पास में जो 2 स्रोत हैं, कौन कौन? इक्विटी और दूसरा कौन? डेट। तो कंपनी क्या करे? डेट की ओर चले। कहां चले? डेट की ओर चले। ज्यादा पैसा कहां से लेके आए? डेट से लेकर आए। ठीक है ना। और इस डेट से कमा करके अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करे। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, समता पर व्यापार कहते हैं। ठीक, आखिर ये आएगा कैसे? देखो, जैसे मान लो कंपनी ने 10 लाख रुपए लगाया है। कंपनी को कितना पैसा चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए। अब 10 लाख में से 2 लाख लेके आए कहां से? इक्विटी से। और 8 लाख रुपया कहां से लेके आए? डेट से ले लिया। डेट का जो इंटरेस्ट है ये है 10% का। ठीक, मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन का रेट चल रहा है वो चल रहा है 20% का। कैपिटलाइजेशन पिछले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक ना। मार्केट में भैया जितना पैसा लगा है तो 20% कमाते हैं उस पर, और डेट होल्डर को कितना देते हैं? 10% देते हैं। तो देखो 10 लाख रुपया आ गया। अब 10 लाख का 20% कितना होगा? 2 लाख रुपया इनको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख। डिबेंचर होल्डर को कितना देंगे? 8 लाख का 10%, कितना देंगे?
80,000, बचेगा कितना? 1,20,000, 1,20,000। ठीक, तो देखो 2 लाख पर क्या कभी 1,20,000 आ सकता था? नहीं आ सकता था। 10 लाख पर जब पैसा लगाया तो 2 लाख कमाया और उसमें से डेट होल्डर को केवल दिया 80,000, बचा हुआ 1,20,000 किसको दिया? इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट करती है, समता पर व्यापार की नीति को अपनाती है और ज्यादा लाभ कमाती है, उसका कुछ हिस्सा डेट होल्डर्स को देती है, बाकी जितना बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि सर जी फिर ऐसा करें कि हर एक कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ही करे, समता पर ही व्यापार करे, क्यों आएगी बाकी जगहों पर, क्यों जाए किसी और कंडीशन में? जब ऐसा कमाई हो रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को खूब मिल रहा है, तो क्यों और कहीं जाना चाहिए? देखिए भैया, ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है ना, ये 2 धारी तलवार होती है। जैसे चाकू का यूज, नाइफ का यूज किस काम के लिए किया जाता है? सब्जियों को छीलने के लिए, फलों को काटने के लिए, लेकिन उसका जरा सा भी असावधानी पूर्वक यूज करने पर हाथ भी कट जाता है। यह भी यथार्थ सत्य है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बिल्कुल वैसे ही है। ये चाकू की भांति सब्जियों को छीलने, फलों को छीलने और काटने में तो मदद करता है, लेकिन अगर इसका जरा सा भी असावधानी पूर्वक यूज किया जाएगा, यहां पर ये क्या करता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बिल्कुल उसी की तरह है। यह इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रॉफिट देता है, लेकिन अगर जरा सा असावधानी पूर्वक इसका यूज किया गया तो इसके फिर नुकसान भी बहुत तगड़े होते हैं। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? मैंने आपको कैपिटलाइजेशन में पढ़ाया था। जब मैं आपको कैपिटलाइजेशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि अंडर कैपिटलाइजेशन होता है। ऐसा करने पर जो इनका रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत बढ़ जाएगा, बाकी कंपनियों की अपेक्षा इन कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो जाएगा और कंपनी अंडर कैपिटलाइजेशन में चली जाएगी, जिससे समाज में कुरीतियां फैलने लगती हैं, सट्टेबाजी वगैरह शुरू हो जाती है। ठीक है ना। दूसरा क्या होगा भैया, जिसके पास में इक्विटी ऐसी होगी और डेट इतनी होगी, धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस कंपनी पर कम हो जाएगा, कमाओ चाहे जितना, फिर तुमको आगे ऋण लेने में असुविधाएं आने लगेंगी। ठीक है ना। ये दूसरी समस्या डेट इक्विटी रेशियो की। डेट इक्विटी रेशियो क्या बताता है आपको? ये भैया कहता है कि आपकी कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट हैं, इनका रिलेशन 2:1 से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसको कैसे निर्धारित किया जाता है? तो इसका फॉर्मूला होता है डेट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। और इसका आदर्श स्तर क्या है? तो 2:1। किसी भी कंपनी के अंदर जो उसकी लॉन्ग टर्म डेट है वो उसके शेयर होल्डर्स फंड से 2 गुना नहीं होना, 2 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो 2:1 की स्थिति है वो आदर्श स्थिति मानी जाती है किसी भी कंपनी के अंदर। ठीक। अब देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी चाहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा ऋण से लेके आएं और अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रॉफिट दें। कैसे दे दोगे? कंपनी लॉ आ गया और वो कहता है कि तुम्हारी कंपनी का जो फाइनेंशियल एक प्लेटफॉर्म है उसमें उसकी लॉन्ग टर्म डेट उसके शेयर होल्डर्स फंड की 2 गुने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो कहां से ले आओगे? तुम ला ही नहीं सकते हो। ठीक। तो डेट इक्विटी रेशियो, ये देखिए ये सारे के सारे ये सॉल्वेंसी रेशियो हैं। सॉल्वेंसी रेशियो अर्थात ये बताते हैं कि कंपनी की शोधन क्षमता क्या होती है। भैया कोई भी कंपनी मार्केट में वही तो रन करेगी जिसकी शोधन क्षमता अच्छी होगी। अब शोधन क्षमता अच्छी होने का मतलब है कि हम अपने ऋणों को चुकाने में समर्थ हैं या नहीं हैं। अब अगर किसी व्यक्ति के पास में मान लो उसकी शेयर होल्डर्स फंड है 2 लाख और उसके पास में डेट है 10 लाख की, तो उसकी जितनी खुद की कैपिटल है उसकी 5 गुना ऋण पूंजी है। अब इस कंडीशन में क्या वो उसका भुगतान कर पाने में अपने आप को सक्षम पाएगा? नहीं पाएगा ना। तो इन्वेस्टर्स भी जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? इसकी सॉल्वेंसी सिचुएशन क्या है। भैया देखिए कि ब्याज प्यारा होता है लेकिन मूलधन कोई बेगाना थोड़े होता है, वो भी तो प्यारा होता है। जितना भी इन्वेस्टर है वो क्या चाहता है? हाई रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफ रिफंड। ज्यादा सबसे ऊंची हमको ब्याज की दर मिले, ब्याज हमको खूब ज्यादा मिले, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं वो चाहता कि हमारा पैसा जाके मूलधन हमारा डूब जाए। वो चाहता है कि हमारा जो रिफंड है वो हमको एकदम सेफ मिलना चाहिए, है ना। और डेट में पैसा लगाने वाला वो तो सोचता है, पक्का सोचता है कि हमारा पैसा सेफ होना चाहिए। अगर वो रिस्क ज्यादा लेना चाहे तो इक्विटी में ना लगाए पैसा, क्यों लगाएगा डेट में?
तो डेट में लगाता ही इसीलिए कि हमको भैया सिक्योरिटी चाहिए, एकदम सेफ चाहिए हम, है ना। तो यह रीजन है। तो भैया डेट इक्विटी रेशियो आपको क्या बताता है, लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स फंड के बीच में रिलेशन को ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। अब लॉन्ग टर्म डेट कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है कि ऐसे ऋण जो दीर्घ काल के लिए लिए गए हैं। इसमें मोस्टली दो ऋण आते हैं। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होएगा, जब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म डेट की, तो लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है डिबेंचर्स प्लस अदर लोन। मोस्टली तो डिबेंचर्स ही होते हैं किसी भी कंपनी में। किसी कंपनियां ऋण लेने के लिए भैया कहीं जाती नहीं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास मोस्टली नहीं जाती हैं। क्या करती हैं, अपने डिबेंचर्स इशू कर देती हैं, और जो लोग डिबेंचर्स खरीद लेते हैं वो कंपनी को ऋण प्रोवाइड करा देते हैं, वही कंपनी को क्रेडिट प्रोवाइडर्स होते हैं, वही ऋण देते हैं। तो कंपनी के पास में मोस्टली लॉन्ग टर्म डेट में होते हैं डिबेंचर्स। लेकिन अगर कोई अन्य लोन है, मान लो बैंक से लोन ले लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, तो वो भी आ जाता है लॉन्ग टर्म डेट में। अब शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है, तो शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना। ये होता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक। अब मान लो किसी कंपनी के पास में जो उसकी डेट थी, जो उसकी डेट है डिबेंचर्स से जो उसने पैसा लिया हुआ है वो है 8 लाख रुपया, और जो उसका शेयर होल्डर्स फंड है वो कितना है, तो वो है भैया 4 लाख रुपया। इसका मतलब है कि उसका डेट इक्विटी रेशियो है 2:1, और यह आदर्श स्थिति है। किसी भी कंपनी का अगर डेट इक्विटी रेशियो 1:1 है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशन बहुत अच्छा है। उससे अच्छी पोजीशन किसी की हो ही नहीं सकती। जितना मेरे ऊपर ऋण है उतनी ही मेरे पास में फंड है मेरा अपना खुद का, तो उस कंपनी की सिचुएशन तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है आप डेट इक्विटी रेशियो समझ गए होंगे। तो तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि कैपिटल गियरिंग रेशियो। भैया कैपिटल गियरिंग रेशियो की इसमें जो ये गियरिंग वर्ड है, ये गियरिंग कहां से लिया गया, हाँ वहीं से लिया गया जहां से तुम सोच रहे हो, गियर से। गियर लीवर नहीं होता है कार में, मोटरसाइकिल में, गियर लीवर होता है जिसकी सहायता से गाड़ी रन करती है, ठीक। तो इसको समझिएगा जल्दी, आसानी से समझिएगा। भैया होता क्या, देखो जैसे जब आप गाड़ी जहां से खड़ी होती वहां से जब लेकर चलते हो तो किस गियर में लेकर के चलते हो। अगर मान लो 5 गियर हैं आपकी मोटरसाइकिल के अंदर, तो जब उसको जगह से खड़ी जहां है वहां से जब लेकर के चलोगे तो कौन से गियर में लेके चलते हो, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या फिर 5वें में। जब उसको जगह से लेकर के चलते हैं तो पहले गियर में लेकर के चलते हैं। पहले गियर में लेकर के चलने का कारण क्या होता है, क्योंकि जब खड़ी हुई गाड़ी को चलाना होता है, उसमें मूवमेंट देना होता है, तो उसके इंजन को ज़्यादा पावर चाहिए, और ज़्यादा पावर जनरेट करने के लिए उसको ज़्यादा फ्यूल चाहिए। तब वो ज़्यादा फ्यूल देने के लिए हम गियर पहला डालते हैं और एक्सीलेटर ज़्यादा लेते हैं ताकि वो जगह से मूवमेंट ले। फिर जब वो जगह से मूवमेंट ले लेती है, रोड पे वो तेज दौड़ने लगती है। जैसे जैसे उसने चलना शुरू किया, फिर आपने गियर बदलना स्टार्ट किया, पहले से दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर 5वां। जब 5वें गियर में आती है गाड़ी तो स्पीड खूब कस के पकड़ लेती है ना। तो यही चीज है कंपनी के साथ। कंपनी, अब यहां पर जो गियरिंग है इसको कैसे जानते हैं, तो गियरिंग, कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होएगा, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस। शेयर होल्डर्स फंड अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंस। अब यहां पर शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या है, तो शेयर होल्डर फंड का मतलब यहां पर क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंस का मतलब होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंस का मतलब होता है जिस पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। तो निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है डेट पर, मतलब डिबेंचर्स पर,
प्लस प्रेफरेंस शेयर पर प्लस अदर लोन, अगर हैं तो, नहीं तो नहीं होते, डिबेंचर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो भैया यहां पर गियरिंग को समझिएगा, कंपनी जब शुरुआती दिनों में होती है, कंपनी जब शुरुआती दिनों में होती है तो उसके पास में उसको कहां पर, उसकी डिपेंडेंसी कहां पर होनी चाहिए, उसकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस पर होनी चाहिए। क्यों, इससे क्या फायदा होगा? देखो, अगर हम कम प्रॉफिट कमाएंगे तो ये लोग कम में संतुष्ट हो जाएंगे, अगर कम प्रॉफिट कमाएंगे तो ये लोग कम में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको हमने लिया हुआ है, डिबेंचर्स हमने लिया है, प्रेफरेंस शेयर लिया है, इनको निश्चित दर से हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड्स देना ही पड़ेगा। अब मान लो हमने उतना नहीं कमाया, अगर हमने उतना नहीं कमाया तो फिर इनको पैसा कहां से देंगे? तो शुरुआती दिनों में जिस तरीके से गाड़ी जब जगह से चलती है तो ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है, ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से जब कंपनी को मूवमेंट देना होता है शुरुआती दिनों में तो उसे कहां रहना चाहिए? अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस की ओर रहना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ये। जैसे मैं फर्स्ट कंडीशन ले ही लेता हूं और इसके अंदर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल लेता हूं 5 लाख रुपया और रिजर्व एंड सरप्लस कितना लेता हूं? 3 लाख रुपया। जो मेरे पास डिबेंचर्स हैं वो हम लेते हैं 3 लाख रुपए के, ठीक है, और जो प्रेफरेंस शेयर हैं ये हम लेते हैं 1 लाख रुपए के। तो हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या आएगा? 5 3 8 और 3 1 4, मतलब ये आएगा 2:1। कितना आएगा? 2:1। अब यहां ध्यान देना, यहां अगर आपसे पूछा जाए कि गियरिंग कैसी है तो यहां की गियरिंग जो होती है वो लो होती है, ठीक है ना, गियरिंग कैसी है? लो है। और गियरिंग रेशियो जो होता है वो हाई होता है। ध्यान देना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जब गियरिंग लो होती है तो गियरिंग रेशियो हाई होता है, जहां गियरिंग लो होती है वहां गियरिंग रेशियो हाई होता है। तो शुरुआती दिनों में कंपनी की गियरिंग लो होनी चाहिए और गियरिंग रेशियो हाई होना चाहिए। लेकिन जब कंपनी रन कर जाए अर्थात अपने चरम सीमा पर पहुंच जाए तब क्या होना चाहिए? तो सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। इस कंडीशन में कंपनी के पास में अगर उसकी शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी वाली 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख है, तो फिर उसका जो यहाँ पर डेट, ये जो डेट है वो कितनी हो जानी चाहिए? 6 लाख हो गई है। और यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो भी कितने हो गए हैं? ये भी 6 लाख हो गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये कितना हुआ? 5 3 8 लाख और इधर हुआ 12 लाख। 8 लाख और 12 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख, 5 0 ये कटे, 5 0 ये कटे, ठीक ना, यहां बचा 8, दशमलव लगा दिया, 80 हो गए, ठीक ना, 12 छंग 72, फिर बच्चे तुम्हारे कितने? फिर वही बचे 8, ठीक ना, तो ये 6:6:6:7 ऐसे आता चला जाएगा, तो 0.67:1, ठीक है ना, 0.67:1। ये यहाँ पर गियरिंग कैसी है? यहाँ पर गियरिंग कैसी है? यहाँ की गियरिंग जो है भैया वो हाई है। और गियरिंग रेशियो कैसा है? गियरिंग रेशियो लो है। तो ये गियरिंग के संदर्भ में याद रखिएगा, कंपनी जब शुरुआती दिनों में हो तो उसकी गियरिंग लो और गियरिंग रेशियो हाई होना चाहिए। और जब कंपनी अपने चरम सीमा पर आ जाए, खूब कस के व्यापार में लाभ कमाने लगे, तब क्या हो जाना चाहिए? उसकी गियरिंग जो है वो हाई हो जानी चाहिए और गियरिंग रेशियो लो हो जाना चाहिए। अर्थात शुरुआती दिनों में कंपनी को ओनर्स कैपिटल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जब कंपनी रन करने लगे तो फिर उसे डेट कैपिटल पर केंद्रित हो जाना चाहिए। उधर से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ और इक्विटी शेयर होल्डर्स को खूब खुश कर दो, ठीक है ना। उम्मीद है आपने कैपिटल गियरिंग को भी समझ लिया होगा। अब चौथे नंबर पर आता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा अगला चैप्टर ही है। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भैया मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, आज के इस उपभोक्तावादी समाज में ऐसी कोई वस्तु है नहीं जिसका कुछ मूल्य नहीं है। वह मूल्य चुकाने पर ही वस्तु का उपभोग आप कर सकते हैं, है ना, चाहे फिर कुछ भी हो। अगर ये मार्कर मैं आज यूज कर रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो इसका मूल्य मैंने चुकाया है, ठीक है, तब इसको हम यूज कर रहे हैं। तो जो इसका मूल्य मैंने चुकाया है उपभोग करने के लिए, उसे कहते हैं लागत। ऐसे ही हर चीज की लागत होती है। जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टर भी कंपनी से जो रिटर्न चाहता है उसे ही कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने क्या लिया? पूंजी लिया।
कंपनी ने क्या लिया, इन्वेस्ट किया अपने यहाँ, उसने एक्सेप्ट किया है तो इन्वेस्ट की लागत उसको चुकानी पड़ेगी, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगले चैप्टर में चल करके पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने इन चारों ही पॉइंट्स को भली भांति समझ लिया होगा कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग इसके बाद जब ये खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उम्मीद है आपने इसको बड़ी आराम से समझ लिया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक बड़ी आसानी के साथ में पहुंच सकें। अपना स्नेह देने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।